और न्यायालय की ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं कि मुकदमा जो होता है वो काफी लंबा चला जाता है। देखिए, विकास दुबे जब पुलिस की हत्या किया तो इसे समझ में आ गया था कि अब पुलिस हमारी जान ले सकती है, इसलिए ये भागकर मध्य प्रदेश के उज्जैन गया और महाकाल के मंदिर में जो वीआईपी एंट्री थी वहां से गया और वहां अपना नाम ओरिजिनल लिखा विकास दुबे और मोबाइल नंबर भी दिया और साथ ये जोर जोर से कह रहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं। ये जानता था कि हमको सरेंडर करना है, वरना भागेंगे तो पुलिस मार देगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश पुलिस के आगे ये सरेंडर किया और यूपी की एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, वो पुलिस के ही कुछ अच्छे जवानों को निकालकर सिविल ड्रेस में भेज दिया जाता है ताकि वो किसी खास काम को कर सके, तो एसटीएफ को सौंप दिया गया। लेकिन एसटीएफ जब इसे ला रही थी तो अचानक खबर आई कि कानपुर के पास इसकी गाड़ी पलट गई है, इसने कई पुलिस वालों पे हमला किया और बंदूक लेके छीन के भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस इनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। हालांकि गाड़ी पलट गई, इसमें कई लोग कह रहे हैं कि भैया जो टोल प्लाजा के पास से गाड़ी गुजरी थी वो विकास दुबे उस गाड़ी में वो दूसरी गाड़ी थी, और जो गाड़ी पलट गई है वो दूसरी, यानी इस गाड़ी में विकास दुबे नहीं था। तो पुलिस का कहना हम लोग बीच में गाड़ियां चेंज करते रहते हैं, कोई बात नहीं, जब बाबा रामदेव पलट सकते हैं तो ये गाड़ी पलटने की क्या जरूरत। खैर, ये पुलिस के आगे आप नहीं जीत सकते हैं, तो हिंदुस्तान में किसी की भी सहानुभूति नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये इनकाउंटर करके पुलिस ने गलती किया, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर पुलिस इसी तरह मन बढ़ते रही और किसी नाहक किसी बेगुनाह का भी इस तरह से इनकाउंटर किया जा सकता था, इसलिए पुलिस को सारा पावर ना देके कोर्ट को दिया गया। लेकिन यह कोर्ट इतना लंबा प्रोसेस लगा देती है कि पुलिस जघन्य अपराधियों को कोर्ट तक जाने से पहले जानबूझ के मार देती है। आप विकास दुबे से पहले आप देखे होंगे अमर दुबे को भी इसी तरह मार दिया गया कि भैया गाड़ी पंचर थी, भाग रहे थे तो मार दिया गया। इतने बेवकूफ होते हैं सब कि भागेंगे लोग ये लोग। उसके साथ ही आप देखिए इसके करीबी माने जाने वाला प्रभात मिश्रा को भी मार दिया गया। आखिर न्यायालय में क्या गलती होती है जो न्यायालय किसी अपराध की सजा सुनाने में इतना लंबा समय लगा देता है? कि अगर आप जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में, लास्ट डिसीजन आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक पहुंचने में आपको 20 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद भी देखिए जो सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है, सुप्रीम कोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ये भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में। इतने बड़े एरिया में एक सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भैया संविधान में भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश चाह के इसे ब्रांच खोल सकते हैं। तो इसका ब्रांच क्यों नहीं रहना चाहिए, आप बताइए। इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो हाई कोर्ट है एक लखनऊ में है, एक इलाहाबाद में है। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से दो ठो रखा गया है, बिहार में एक ही है, जनसंख्या कम है। देखिए, जनसंख्या ज्यादा होगी, क्राइम ज्यादा होगा, तो दो रखा गया है कि नहीं। तो इतने बड़े हिंदुस्तान में भी इसके ब्रांच रहने चाहिए, पावर दोनों का सेम रहता है। लेकिन हाँ, जो जज यहाँ बैठते हैं उनमें यहाँ पे भी कुछ को भेजना चाहिए। तो दक्षिण में इन जजों में से बेंगलोर में शिफ्ट करना चाहिए या हैदराबाद में, ताकि वो दक्षिण भारत के एरिया को कमांड कर सके। और इसी का एक ब्रांच जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो दिल्ली है वो तो रहना चाहिए, एक कलकत्ता साइड में रहना चाहिए जो इधर के एरिया को देख सके, और ये दिल्ली पर बोझ भी कम होगा और यहाँ के लोगों को न्याय भी होगा। अब मान लीजिए कि केरला का कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए गरीब है, अब वो सुप्रीम कोर्ट आएगा केस लड़ने के लिए, यहाँ आएगा, पता चला वकील हड़ताल पे बैठ गए सब, कोई वकील मर जाता है तो हड़ताल कर देते हैं लोग, कंडोलेंस पे चले गए, बूढ़े बूढ़े वकील हैं लोग, महीने में 20 दिन इनमें कंडोलेंस ही चला जाता है, कभी हड़ताल हो गया, पब्लिक मारी जाती है, इस चक्कर में न्याय नहीं मिल पाता है। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय से कम नहीं होता है। हम लोग को लगता है कि नहीं कोर्ट की गलती है, कोर्ट की भी गलती नहीं है। इनकी जजों की संख्या इतनी कम है कि एक जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर कम से कम अगर आप देखेंगे तो लाखों मुकदमे, अब एक जज के ऊपर लाख लाख मुकदमा रहेगा, कहां से वो भी सुनेगा। अगर आपसे पूछे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन है, तो आप कहेंगे हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यानी हमारी सेना है। तो सेना अच्छी क्यों है? क्योंकि उसका संगठन काफी अच्छा है। जो सेना जिसे हम लोग समझते हैं वो सेना इन्फेंट्री होती है, हम लोग पैदल सेना को आर्मी समझते हैं, ये इन्फेंट्री, ये लड़ाई लड़ती है इन्फेंट्री। लेकिन इन इन्फेंट्री के पीछे पूरी बहुत बड़े ग्रुप होती है, एक सप्लाई ग्रुप होती है। ये क्या खाना खाएंगे, इनको गोली लगी कि नहीं लगी, इनका गोली घट गया कि नहीं, मतलब इनको क्या चाहिए, ये जिम्मेदारी सप्लाई ग्रुप का होता है। ये टेंशन फ्री लड़ते हैं, इनको पता है कि मेरी सप्लाई ग्रुप को पता है कि कितनी हमको इम्यूनेशन चाहिए, क्या चाहिए, और सप्लाई ग्रुप युद्ध के मैदान में पहुंच के उनको खाना पहुंचाती है, गोले बारूद पहुंचाती है। इन सप्लाई ग्रुप को कहां से पता चलता है घट गया कि नहीं, तो वो सिग्नल ग्रुप का होता है। इनको टेंशन नहीं रहता है कि इनका नेटवर्क भाग गया कि नहीं, नेटवर्क है या नहीं है, ये सिग्नल ग्रुप का काम रहता है। सिग्नल कोर वहां ऑटोमेटिक सिग्नल लगा देती है, टावर खड़े कर देती है अपने ट्रक के ऊपर। इनको एक दूसरे डिपार्टमेंट का अपना खुद का काम होता है। अब जैसे मान लीजिए यार गोली से वहां नहीं काम चल रहा है तो वहां पे आर्टिलरी फायर करना है, तो आर्टिलरी एक अलग डिपार्टमेंट है। तुरंत ये इन्फेंट्री कहेगा कि भैया डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फायर चाहिए, पहाड़ की उस बार से सेलिंग आ रही है तो आर्टिलरी फायर होगा, आर्टिलरी से काम नहीं चलेगा।
चलेगा तो स्ट्रेटेजिक फोर्स के पास भेजा जाएगा, मिसाइल मारेगी यहाँ पर। वहां से नहीं होगा तो फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेलीकॉप्टर डिपार्टमेंट, एविएशन डिपार्टमेंट, हर जगह इनका कई सारे डिपार्टमेंट का इनका ग्रुप होता है। ट्रेनिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है। अब जब युद्ध के मैदान में ही इनके जो डॉक्टर होते हैं साथ में चलते हैं, पहचान क्या होती है इनकी टोपी पर यहाँ पर प्लस बना होता है, ये डॉक्टर होते हैं इन पे। तो आर्मी जो होती है इसीलिए वो अच्छा करती है कि सबको अपना अपना काम पता है और सब अपने अपने काम में एकदम माहिर होते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स होता है कि अगर मान लीजिए सड़क टूट गया तो तुरंत बना देंगे, पुल टूट गया तुरंत बना देंगे। ये नहीं कि एक ही को सारा ट्रेनिंग दे दो, हर चीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। इसलिए आर्मी कहीं भी जाती है तो सक्सेस हो जाती है। आप देखिए ना, बाढ़ आएगा आर्मी बुला लो, आग लग गया आर्मी बुला लो, कुछ भी कंट्रोल से बाहर हो गया आर्मी बुला दो। क्या वो क्या इंसान नहीं है? लेकिन उनके पास ना हर चीज का ग्रुप है, हर चीज के स्पेशलिस्ट है उनके पास, इसलिए वो काम फटाफट कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट में क्या होता है, एक बड़ा सा कोर्ट का परिसर बना दिया जाता है, ये कोर्ट परिसर हो गया। अब इसमें ना 8-10 तो कोर्ट होंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है एक कोर्ट में एक ही जज बैठता है, जहां जज बैठ गया वो कोर्ट हो गया, उसका एक हॉल टाइप का होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 30-40 जज बैठे रहते हैं, वो अमूमन होते हैं। छोटा जिला रहेगा तो 15-20 भी होते हैं। तो एक कोर्ट, जैसे एक फ्लोर पे मान लीजिए ये हो गया, एक कोर्ट हो गया, यहाँ पर 2 कोर्ट, ऐसे करके कोर्ट बना दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, 2 तरह के मुकदमे डाल दिए गए। एक दीवानी मुकदमा जो धन दौलत से, पैसा से रिलेटेड होता है, एक फौजदारी जो मारपीट से होता है। लेकिन उसमें भी तो कई वेराइटी है। तो कोर्ट को भी ना ये इतने, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 जज है, तो 30 जज में ना इसमें डिपार्टमेंट बांट देना चाहिए 5-5 का, कि भैया ये स्पेशलिस्ट तुम इसको देखो, तुम इसको देखो। इससे काम बहुत तेजी से होगा। जैसे आप देखिए LIC खुलवाने जाइए तो कहेगा कि भैया LIC एक्सीडेंट हो जाता है तो हम इतना पैसा देंगे, किसी की जान चली जाएगी इतना पैसा देंगे। जब खुलवाने आइएगा तो खूब प्रेम से बात करेगा। और कोई आदमी मर गया ना तो 2 से 3 साल दौड़ा देते हैं LIC वाले पैसा देने के लिए। और जब खुलवाना रहता है तो घर घर आते हैं सर। आप जाइए ना कोर्ट में, डिपार्टमेंट है नहीं, दीवानी में जाइए 10 साल मुकदमा चलेगा। तो एक इस पे डिपार्टमेंट बैठाइए ना कि भैया LIC वाला सबका ये वाला कोर्ट देखेगा। किसी को भी मैटर है वहां जाके देख लीजिए, वहां पे इंश्योरेंस का मैटर पता चला। आप बाइक लिए, इंश्योरेंस के टाइम खूब अच्छा चोरी हो गया, इंश्योरेंस वाला कहता है ये पेपर लाइए, जानबूझ के ऐसा पेपर मांगेगा कि आप दे नहीं सकते। भैया चोरी हो गया, प्रूफ कर दीजिए कि हाँ चोरी हो गया, आप लाइए मेरा इंश्योरेंस का है। तो इसके लिए भी कोर्ट के पास जजों की, मान लीजिए 30 जज है तो उसको डिपार्टमेंट दे दीजिए कि भैया 2 जज, इसमें 30 में से 2 जज बैंक और LIC वाले देखेंगे। बैंक में क्या होता है, किसी को चेक दे दीजिए कि लीजिए भैया, जैसे यहाँ ये चेक कटा हुआ है, कितने का, भाई 22 लाख का चेक कटा हुआ है, चेक दे दीजिए, लीजिए आप अकाउंट में पैसे नहीं है। तो ऐसे चेक को कहते हैं बाउंस चेक। चेक बाउंस हो गया, आप दौड़ते रहिए। तो कोर्ट में आइए भाई, वहां पर हर चीज का एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए। कोर्ट में भी जजों की संख्या बहुत कम है, उसे भर के स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट जज है जो बैंक और LIC वाला ही मामला ज्यादा देख रहा है, तो उसके दिमाग में आइडिया है कैसे कैसे ये वाला काम, कैसे छल कपट करते हैं, एकदम वो स्पेशलिस्ट हो चुका है, वो तुरंत उसको पकड़ लेगा और मामला लेंदी नहीं होगा। इंडिया में रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध 20-20, 30-30 साल चलते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में जो सबसे बुरा दामिनी रेप कांड हुआ 2012 में, फांसी लगी यहाँ आकर। सोचिए इतना लंबा खींच दिया, 2020 ला दिए लोग वहां पर, इतना लेट क्यों हो रहा है? तो कोर्ट को भी करना चाहिए कि भैया जो जज हैं, जो मान लीजिए 30-30 जज है, 2-4 जज को स्पेशलिस्ट कहा कर दिए कि भैया ये वाला जो कोर्ट है इसमें रेप से रिलेटेड मामले सुने जाएंगे। एक कोर्ट बना दीजिए, 10-15 जज उसमें डाल दीजिए कि भैया ये मर्डर के लिए, और एकदम टाइमलाइन डिसाइड कर दीजिए कि रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध को 1 साल के अंदर फैसला सुना देना।